आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Assalamualaikum students. I am your English teacher and today we will start our written work of unit Old Brown Horse. Take out your notebooks. You will prepare the title page first of unit Old Brown Horse. Then on next page you will write the topic question answers. Answer the following questions. Part A is, what do we learn about the horse from his appearance and behavior? Then you will give the heading of answer. We learn that the horse is very old, shaggy and not very well cared for. He looks sad but he responds to humans' kind touch. Then you will draw the ending line. Next question is, what does the poet ask the reader to do? Answer is, in last stanza, the poet requests the reader to stop for a word or two and touch him softly because his kind gestures will be the great happiness for the horse. Part C is, when does the horse feel that life now is not so bad? मतलब कि जो घोड़ा होता है जिसके बारे में हमने पोएम पढ़ी है वो कैसे फील करता है कि अब लाइफ जो है मेरी इतनी बुरी नहीं है. द आंसर इज़, व्हेन अ पर्सन कम्स नियर टू द हॉर्स एंड पैट ऑन हिज शैगी कोट द हॉर्स लाइक हिज काइंड टच एंड डज माइंड इट. मतलब कि जब हॉर्स को कोई काइंड टच करता है या सॉफ्टली टच करता है तो हॉर्स को अच्छा फील होता है कि मतलब मेरे लिए कोई फील कर रहा है. ठीक है, काइंडनेस उसको जो है वो फील होती है. उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट आपने राइट करनी है, ओ थैंक यू फ्रेंड फॉर काइंडली थॉट फॉर अ हॉर्स हु हैड हिज डेज. हैज़ हैड हिज डे को अंडरलाइन करना है. व्हाट डज अंडरलाइन फ्रेज मीन? मतलब कि ये जो फ्रेज अंडरलाइन हुई हुई है इसका क्या मीनिंग है? द आंसर इज़, द अंडरलाइन फ्रेज हैड हैज़ हिज डेज मीन्स दैट हॉर्स हैज़ नाउ ग्रोन ओल्ड. इस फ्रेज़ का मतलब है कि जो हॉर्स है वो अब बड़ा हो चुका है या बूढ़ा हो चुका है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक देयर इज़ अ राइमिंग पैटर्न इन द पोएम? व्हाट इज़ इट? मतलब इस पोएम में कोई राइमिंग पैटर्न है, जैसे कि हम आवाज़ या हम काफ़ी अल्फाज जो होते हैं उनको राइमिंग पैटर्न कहते हैं. ठीक है. येस, देयर इज़ अ राइमिंग पैटर्न इन द पोएम. द एड लाइन्स आर इन राइमिंग लाइक ट्रिम हिम. अब देखें दोनों सेम वर्ड्स हैं ना, ट्रिम हिम, दोनों की साउंड सेम आ रही है. एंडिंग वे डे, टच मच, से डे. Then you will draw ending line. Next question is, which words and expressions tell us that the poet cares about the horse? The poet makes the horse sound pitiable. Pitiable का मतलब होता है कि उस पर तरस आता है या रहम आता है. And resigned to its fate through these words. I am simply watching. Nobody seems to mind. A horse who is lame and half blind. मतलब कि ये वो लाइन्स हैं जिससे हॉर्स को लगता है कि मैं मुझ पे लोगों को रहम आना चाहिए या मुझ पे लोगों को तरस आना चाहिए. ठीक है. मेक्स हिम फील क्वाइट सैड, गिव्स अ लिटिल साई, वंस एज फुल ऑफ लाइफ एज यू. ठीक है. देन आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे समरी का टॉपिक की हेडिंग देनी है. वीक 4 का आप लोगों ने हेडिंग नहीं देनी क्योंकि ये पॉइंटर आप लोग पहले मेक कर चुके हैं. ठीक है. समरी, देन यूनिट नेम, देन राइटर नेम. ठीक है. The poem tells the tale of an old brown horse who is now past his prime. He recalls the days when he was young. Now as he has grown old, he stands near the fence and looks over as if exhausted and tired. The horse says that no one is bothered about him. Even his master is driving his car. The horse is now old, lame and half blind. Once in a while a person passes by a weary horse resting his head on a bar of fence. The person speaks a kind word or two and touches his shaggy coat. As reader move towards the end of the poem, the poet says to reader to stop for a little while where the old brown horse stands and speaks a few kind words. A generous touch of somebody can give it the feeling of love and care. ठीक है.
इस समरी में ये बताया गया है, जो पोएम में बताया गया था, कि जो हॉर्स है वो उसने अपने प्राइम डेज़ या अच्छे दिन जो थे वो गुजार चुका है, और अब जो है वो एक फेंस के पास, मतलब कि जो इनका लिविंग एरिया होता है हॉर्सेस का, तो उसके पास खड़ा रहता है, और एक ओल्ड सा कोट उसने पहना हुआ था, और उसका मास्टर भी उस पर इतनी अटेंशन नहीं करता क्योंकि वो ही इज़ ड्राइविंग हिज कार। और जो हॉर्स है वो भी अब क्या हो चुका है, लेम और हाफ ब्लाइंड, मतलब कि आधा अंधा, शायद उसकी एक आंख जो है वो ना सही काम करती हो। ठीक है, और इस तरह वो कहता है कि मुझे ह्यूमन के जो काइंड या सॉफ्ट टच है उससे भी मुझे अच्छा फील होता है। ठीक है, नाउ ऑन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24, मार्क दीज स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। इन स्टेटमेंट का बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। द ओल्ड हॉर्स इज़ प्लीज्ड विद लाइफ, जो घोड़ा होता है वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। फॉल्स, वो खुश नहीं होता। द ओल्ड हॉर्स लाइक्स हैविंग विजिटर्स, उसको पसंद होता है कि लोग उसके पास आते रहें विज़िट करने के लिए। ट्रू। पीपल हु ड्राइव पास्ट आर इंटरेस्टेड इन द हॉर्स, जो गुजरे हुए ज़माने के लोग होते हैं वो हॉर्सेस में इंटरेस्टेड होते हैं। फॉल्स। द हॉर्स डज नॉट लाइक बीइंग टच, जो घोड़ा होता है उसको नहीं पसंद होता कि कोई उसको टच करे। फॉल्स। नाउ ऑन पेज नंबर 25, द टॉपिक इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमारे पास किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है, या वो पार्ट होता है जो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, और प्रेडिकेट जो होता है वो हम कहते हैं कि द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब कि जो डूअर होगा या जो वर्कर होगा उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, और जो प्रेडिकेट होगा वो इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट सब्जेक्ट। ठीक है, वो बताएगा कि ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे वी हमारे पास क्या है, हम हैं जो काम करेंगे, तो हम क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, और हम जो काम करेंगे उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, प्रेडिकेट होगी। ठीक है, सो वी हैव डन आवर वर्क, यू कैन यूज़ एनी सूटेबल प्रेडिकेट हियर। दैट मैन हु इज़ द प्रेजिडेंट वर्क्स फॉर वेलफेयर एज वेल। एन इंजन कन्वर्ट एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। द वुमेन विद द ग्लासेस, ये सब्जेक्ट हो गया। स्टिच हर ड्रेस, अब सब्जेक्ट के बारे में पता चल रहा है ना कि उसने क्या किया है। द डॉग विदाउट अ टेल, सब्जेक्ट। हेल्प बाय ए चाइल्ड, मतलब उसकी किसने हेल्प की, चाइल्ड ने हेल्प की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन ओनली द मेन नाउन एंड द मेन वर्ब इन द फॉलोइंग। मेन नाउन का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट में नाउन होता है उसको मेन नाउन कहते हैं, और जो प्रेडिकेट में वर्ब होता है उसको मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, द बॉय वॉक्ड अलॉन्ग ब्रिस्कली, अब जो बॉय था वो क्या था, नाउन, सब्जेक्ट था, तो ये इसमें मेन नाउन हो गया। और वर्ब क्या होगा, जो हमारे पास प्रेडिकेट का होगा मेन, तो वॉक्ड हो गया वर्ब। हिज डॉग फॉलोड क्लोजली बिहाइंड, डॉग इज़ नाउन एंड फॉलोड इज़ वर्ब। द लॉन्ग इलेक्ट्रिक ट्रेन क्रैश इनटू द बैक ऑफ अ गुड्स ट्रेन, ट्रेन इज़ नाउन, crashed verb. Saima and Alina are playing in the garden. Saima and Alina noun, playing is verb. We heard them crying. We is noun, heard is verb. The elephant has large ears. Elephant noun, has verb. Parvez and Shahid live in Multan. Parvez and Shahid are noun and live is verb. Okay, now again on notebook you will write the topic working with words. After summary you will do this topic. Okay, here are some words which are not used in the poem but are used when speaking about horses and riding. मतलब कुछ तो वर्ड्स ऐसे हैं जो पोइम में यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है, हॉर्सेस और राइडिंग के लिए। अब कुछ वर्ड्स हमने और ख़ुद से ऐसे ऐड करने हैं जो हॉर्सेस से रिलेटेड हों या राइडिंग से रिलेटेड हों। तो फर्स्ट है रेस, फेटलॉक, फेटलॉक का मतलब होता है जॉइंट ऑफ हॉर्सेस। जंप, गैलप, गैलप का मतलब होता है रेस, ठीक है। कैंटर, स्पीड ऑफ हॉर्स। पोनी, ब्रीड ऑफ हॉर्स, पोनी मतलब जो घोड़े का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं, या घोड़े की नस्ल को कहते हैं ब्रीड, ठीक है। हूफ, शू या हार्ड पार्ट ऑफ बॉटम ऑफ फीट, जो घोड़े का पाँव का नीचे वाला शू होता है ना उसको क्या कहते हैं, हूफ, ठीक है। देन यू विल ड्रॉ एंडिंग लाइन। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज यू विल राइट द टॉपिक ऑफ स्टोरी, फॉक्स एंड क्रो।
This story is about fox and crow, that a fox praises a crow for his voice, एंड देन क्या होता है कि जो क्रो होता है वो उसकी बातों में आकर क्या करता है, अपना पीस ऑफ ब्रेड या पीस ऑफ चीज़ जो है वो फेंक देता है, और इस तरह फॉक्स को क्या होता है, वो जो पीस ऑफ ब्रेड होता है वो उठाकर ले जाती है। और इसका मॉरल क्या होता है कि बी केयरफुल ऑफ फ्लैटरर्स, मतलब कि खुशामद जो है वो बुरी बला है, हमें किसी की बात में नहीं आना चाहिए। ठीक है, नाउ स्टार्ट राइटिंग। वंस देयर वॉज अ फॉक्स, ही वॉज वेरी हंग्री, ही रैन इन सर्च ऑफ फूड but could not find anything to eat. He saw a crow sitting on branch of a tree with a piece of bread in its beak. His mouth watered. He thought of a plan. He started praising the crow for his sweet voice and made a wish to sing a song. The crow felt proud and started singing. As the crow opened its mouth to sing, the piece of bread fell down. The fox took that piece of bread and ate it. Moral: be careful of flatterers. ठीक है? Now on next page give the heading of story Mouse and Pigeons. Once there lived a mouse. It used to find eatables in nearby fields. Some pigeons also used to land on those fields. They became friends. One day, pigeons were flying over a field. They saw some grains on land below. They decided to land there to pick the grains. There was a wise pigeon among them. He said, "It seems that these grains have been spread by a bird catcher. I think we should not take the risk." But they didn't listen and landed there. As they started picking the grains, they all caught in net. They were now helpless. They saw the bird catcher coming towards them. The wise pigeon was also among them. He said, "We can do nothing except to do one thing. Let us all fly together with our full force. It may pull the net out and we may fly with this net." The pigeon liked the idea. They all flew together with full force. The net was pulled away and birds flew away. They landed near the mouse friend's home. It came out and cut the ropes with teeth. Soon they all were free. They thanked him and flew away. Moral: where there is a will, there is a way. ये स्टोरी है एक पिजन और माउस के बारे में कि वो उन दोनों की आपस में फ्रेंडशिप होती है और दोनों सेम फील्ड से दाना खाते हैं या खाना खाते हैं। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि दाना पड़ा होता है और जो कुछ कबूतर हैं वो वहाँ पे दाने के लिए चले जाते हैं। तो उनमें से जो एक समझदार कबूतर होता है वो कहता है कि इट माइट बी स्प्रेडेड बाय अ बर्ड कैचर, हो सकता है किसी शिकारी ने इसको फैलाया हो ताकि वो हमें पकड़ सके। तो वो क्या करते हैं, फिर भी उस दाने के लिए बैठ जाते हैं, और जैसे ही वो बैठते हैं तो वो नेट जो है वो बंद हो जाती है और बर्ड कैचर उनकी तरफ आने लगता है। तो जो वाइस पिजन होता है वो भी उनमें से बंद हो जाता है, जाहिर है। तो वो फिर आइडिया देता है कि हम ऐसा करते हैं कि हम एक साथ उड़ेंगे तो हम इस नेट को भी साथ लेके उड़ जाएंगे। सब उस आइडिया को पसंद करते हैं, ठीक है, और वो सेम फोर्स के साथ एक डायरेक्शन में फ़्लाई करने लगते हैं। जैसे ही वो उड़ने लगते हैं नेट उनके साथ उड़ने लगती है, ठीक है, और वो जाके किसके करीब लैंड करते हैं, माउस के घर के करीब। माउस निकलता है और उनको जो रोप्स होती हैं नेट की वो काट लेता है और वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई सबको? Okay, now this is it for today. You all have to complete the exercise of the poem Old Brown Horse, the book work as well as the both stories Fox and Crow and Mouse and Pigeon. ठीक है? Okay, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।